वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 5th चैप्टर देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं कि चैप्टर क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे नया। इसका नाम देखिए, जैसा कह रहा है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। नाम से कुछ हद तक क्लियर हो ही रहा है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री सबको पता है, ठीक। जियो में ये जियो है प्लस मेट्रियन, ठीक। जियो का मतलब अर्थ और मेट्रियन का मतलब क्या है, कैलकुलेशन, ठीक। तो हम लोग इस चैप्टर में यूक्लिड्स की ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे। देखिए, जब तक यूक्लिड्स साहब नहीं आए थे, इसके पहले ग्रीक में, इजिप्ट में, जो भी मतलब ज़्यादा एक्टिव थे इस क्षेत्र में, वो लोग क्या करते थे कि कुछ चीज़ें हमेशा हम लोग क्या कंसीडर कर लेते, माना जाता था। जैसे कोई चीज़ निकालनी है, कोई उनको डायमेंशन निकालना है, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई ये इस टाइप का होता है, ठीक। कोई उनको घर बनाना था, उन्हें अच्छे अच्छे घर मिले, सब कुछ मतलब अंदाजे में बन गया कि हाँ यार इसकी एक ये इतनी हाइट क्या है, मानक है, तो इसी हाइट पे सब लोग क्या बना लें, अपना घर बना लें, छत बना लें, इसमें इतना क्या कर दें, दरवाज़ा कर दें। ऐसी तमाम चीज़ें थीं जो जनरल वर्ड में भी थीं और मैथमेटिक्स में थीं। तो तमाम चीज़ें क्या थीं, एज्यूम्ड थीं, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था। यूक्लिड साहब ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया, ठीक है, और उन्होंने कलेक्ट करके कुछ अपनी डेफिनेशंस दी, कुछ एग्जाम्स बताया, कुछ पोस्टुलेट। अब इनको भी बताता हूँ बारी बारी की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम क्या है, पोस्टुलेट क्या है, ठीक। इनका यूज़ करके उन्होंने उन सारी चीज़ों को प्रूफ किया और लगभग इन्होंने मोर देन 450 थ्योरम्स क्या किए, इन्होंने प्रूफ किए यूक्लिड साहब। इसलिए इनका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन होने के नाते मैथ में इनको क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जियोमेट्रिकल प्रूफ छोटे बड़े मिला के लगभग मोर देन 450 दिए, ठीक। जैसे मैथ में पहली जो वेल नोन प्रूफ मानी जाती है, वो मानी जाती है थेल साहब के द्वारा। उन्होंने प्रूफ किया था कि अ सर्कल कैन बी बाइसेक्टेड बाई इट्स डायामीटर, कि एक सर्कल को उसके डायामीटर से हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम है। डायामीटर सबको पता ही है, अ लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर, ठीक। तो ये थेल साहब ने दिया था। इसी तरीके से यूक्लिड साहब ने बहुत कुछ दिया है ज्योमेट्री में, ठीक है, बहुत सारे प्रूफ दिए हैं। अब इनका एक बात कहना था कि हम हर चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें उसे क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा, ठीक। हमें डेफिनीशन कुछ चीज़ें माननी होंगी। ये इनका जैसे देखिए 3 चीज़ें हैं। एक हुआ डेफिनीशन, इसमें हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं 3 चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे जो इन्होंने दी थी, किसने, यूक्लिड साहब ने। और एक हुआ आपका पोस्टुलेट। पहले ये समझ लीजिए, एग्जाम और पोस्टुलेट दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल यूज़ किए जा सकते हैं। इसका मतलब होता है एज्यूम, ठीक। ये मानी हुई चीज़ें हैं, एज्यूम की जाती हैं, ठीक। अब जब एज्यूम की जाती है तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में ये फ़र्क है कि जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये एप्लीकेबल टू जनरल वर्ड होते हैं, एप्लीकेबल टू जनरल सिनेरियो और जनरल मैथमेटिक्स। ये होल मैथमेटिक्स में आपको एप्लीकेबल होंगे, ये एग्जाम्स हैं, ठीक। जैसे मैं कहूँ हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, यानी कि कोई दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं, से फॉर एग्जांपल 4, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। तो अगर दो सेम चीज़ें इक्वल हैं तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको पता ही है, क्लियर है ना। जैसे किसी की एज 15 है, मान लीजिए रमेश की, और सुरेश की भी उम्र 15 है, और मैं कहूँ कि इनकी जो हाफ एजेस हैं, ठीक है, इसका हाफ एज क्या हुआ, यानी 7.5, और इसका भी हाफ क्या हुआ, 7.5, यानी कि वो चीज़ जो आपस में इक्वल हैं उनके हाफ भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एग्जाम है, तो ये जनरल वर्ड में भी एप्लीकेबल है और जनरल सिनेरियो में ये क्या कहलाएगा, हमारा एग्जाम। ऐसे बहुत सारे इन्होंने 7 लगभग दिए, तो बहुत सारे इन्होंने, लेकिन हम यहाँ इस चैप्टर में इनके 7 एग्जाम्स पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 7 एग्जाम्स आपके सिलेबस में है, ठीक। अब पोस्टुलेट, ये भी अजम्पशंस हैं, लेकिन ये क्या है, ये स्पेसिफिक टू क्या है आपके, ये स्पेसिफिक टू जियोमेट्री है। जैसे
जैसे इन्हीं का एक पॉस्टुलेट है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, ठीक है। जैसे ये लाइन यहाँ पे समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इसे आप क्या हो इनडेफिनेटली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसका कोई जनरल यूज़ नहीं है। या इन्हीं के पॉस्टुलेट से एक बात बनती है कि अ यूनिक लाइन कैन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है मान लीजिए। तो ये क्या है, ये एप्लीकेबल तो है लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिक टू जियोमेट्री है, ये हमने मान लिया। अब इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब डेफिनीशंस की बात करें। डेफिनीशंस क्या होती हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे हम लाइन डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम पॉइंट डिफ़ाइन कर सकते हैं, सर्कल डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक। हम स्क्वायर रेक्टेंगल डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिफ़ाइन नहीं की जा सकती। जैसे अगर हम पॉइंट की बात करें, अब पॉइंट को हमने बता दिया कि अ पॉइंट इज़ अ थिंग विच हैज़ नो पार्ट, जिसे कोई भी पार्ट नहीं है, ऑल्दो इट हैज़ सम पार्ट। ये अगर आप डॉट लिख रहे हैं तो यहाँ क्या है, कुछ पार्ट है। तो अब इसमें जैसे पार्ट वर्ड आ गया, तो अब आप इसे नहीं डिफ़ाइन कर सकते। यानी कोई चीज़ डिफ़ाइन करने के लिए कुछ चीज़ें आपको माननी होंगी, ठीक। जैसे मैं कह दूँ कि अ लाइन हैज़ नो लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक। ये डेफिनेशन हमने लाइन की बता दी कि अ लाइन हैज़ नो लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि इसकी क्या है, सॉरी, ये लाइन हैज़ नो ब्रेड्थ, ठीक है। इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होगी, यानी कि इसकी ये जो चौड़ाई है, ये इसे हम क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। यानी किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ टर्म्स ऐसे रह जाते हैं जो क्या होंगे, अनडिफाइंड होंगे। क्योंकि अगर हम उन्हें डिफ़ाइन करने लग जाएंगे तो हम अपने अल्टीमेट गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे, फिर वो क्या होगा, कुछ ना कुछ माना जाने लगेगा, ठीक। अब इसी में हम यूक्लिड साहब के द्वारा जो दी गई हैं आपके डेफिनेशन, एग्जम्स और पोस्टुलेट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए थ्योरम क्या होती है। थ्योरम क्या होती है, थ्योरम वो स्टेटमेंट होते हैं जो एग्जाम, पोस्टुलेट और कुछ रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। वो स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे थ्योरम्स कहलाते हैं। डेफिनेशन क्लियर है, जिन्हें हम डिफ़ाइन करते हैं और उनमें कुछ टर्म्स क्या हो जाते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि एक जीवित इंसान के या जिंदा लिविंग थिंग की क्या पहचान है, तो आप बताएंगे उसे सांसें आती हैं, उसे हार्ट बीट उसको होनी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, है ना। आप कुछ इसका एक डिफ़ाइन कर देंगे कि ये स्ट्रक्चर होता है तो हम इसे मान लेंगे कि ये एक लिविंग थिंग्स है। लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ें क्या होंगी, अनडिफाइंड हो जाए। आप कहेंगे सांस लेते हैं, अब सांस कहाँ, उसको प्रूफ करने बैठ जाए। फिर आप कहते हैं हार्ट बीट, तो फिर हार्ट बीट में पूरा घुस जाइए, आपके 4 चैम्बर होते हैं, फिर ऐसे होता है वैसे होता है। यानी कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें अनडिफाइंड रह जाएंगी और वो रहती हैं, ठीक। तो डेफिनेशन को डिफ़ाइन करते समय कुछ चीज़ें अनडिफाइंड होती हैं जिन्हें हम अज्यूम कर लेते हैं। फिर एग्जाम्स आते हैं, ये क्या है, अजम्पशंस हैं, लेकिन ये क्या है, एप्लीकेबल टू जनरल वर्ड या जनरल मैथमेटिक्स है। फिर पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट क्या होते हैं, ये भी अजम्पशंस ही हैं। ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। पोस्टुलेट होते हैं और पोस्टुलेट क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक टू जियोमेट्री होते हैं, ठीक। फिर इन्हीं एग्जाम पोस्टुलेट्स का यूज़ करके कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग लगा करके हम कुछ स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। वही क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा थ्योरम। जैसे एक थ्योरम्स थी, थेल्स थ्योरम, हम सब ने पढ़ी है, चूँकि ये पहली वेल नोन प्रूवन थ्योरम है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसे थेल्स थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि अ सर्कल कैन बी बाइसेक्टेड बाई इट्स डायामीटर, ठीक। तो इसी तरीके से या कोई भी थ्योरम आप ले लीजिए, जैसे तमाम थ्योरम है, ठीक। तो उनका क्या क्या, उसमें कुछ एग्जाम्स होंगे, कुछ पोस्टुलेट होंगे, उसमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग लगेगी, ठीक है। उसका यूज़ करके हम उस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, तो वो थ्योरम कहलाता है। इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे यूक्लिड साहब के द्वारा दिए, इन्होंने काफ़ी एग्जाम्स और थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए इन्होंने काफ़ी एग्जाम्स और पोस्टुलेट दिए हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 450 थ्योरम्स प्रूफ किए हैं, छोटी बड़ी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है, ठीक। इस चैप्टर में हम लोग यूक्लिड साहब के 7 एग्जाम्स पढ़ेंगे, 5 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशन लगभग 5 या 6 पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इनके सबसे पहले किसकी शुरुआत करेंगे, हम लोग पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। देखिए ये लिख लिया गया है ताकि क्या हो, समय बचे आपका। अब सॉरी, ये यूक्लिड द्वारा दी गई कुछ डेफिनेशंस हैं। क्या डेफिनेशंस हैं, देखिए पहला समझिए। कह रहा है अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। कह रहा है कि एक पॉइंट जो है क्या है, वो कोई ऐसी चीज़ है जिसके क्या है, कोई भी पॉइंट
नहीं है। अब यही बात जो मैंने आपको भी बताई थी कि कुछ चीज़ें इसमें क्या होंगी, कुछ टर्म्स क्या होंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या है, अब इसमें आप क्या है, पार्ट पॉइंट को क्या मानेंगे, अ पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट, तो पार्ट को अलग से आप डिफाइन करने लगेगी, पार्ट विच सम विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, है ना। अब पार्ट उसको क्या होगा, अब आपको थोड़ी देर अवॉइड करना होगा, अब आपको इस डेफिनेशन पे फोकस करना होगा। तो क्या कह रहा है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, पॉइंट एक ऐसी चीज़ होगी जिसे क्या माना जाएगा कि हम इसे फर्दर किसी पार्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि अब उसको फ्रैगमेंट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये माना जाएगा कि इससे कोई भी पॉइंट नहीं होंगे, ठीक। ये डेफिनेशन किसकी दी इन्होंने, पॉइंट की दी। दूसरा इन्होंने क्या कहा, अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंस, एक जो लाइन होती है ये, इसे हम क्या मानेंगे लाइन को, कि ये ब्रेथलेस लेंथ है, यानी इसकी कोई भी क्या होगी, ब्रेथ नहीं होगी, चौड़ाई नहीं होगी, ठीक है। यानी कि ये जो ये थोड़ी सी आपको दिख रही है मार्कर की या पेंसिल की, वो क्या होगी, वो नेग्लिजिबल मानी जाएगी, ठीक। डेफिनेशन ही है, डिफाइन कर रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को। अब दूसरा देखिए, तीसरा कह रहा है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, किसी लाइन के जो एंडिंग है ये, यानी इसकी बात कर रहा है, ये क्या है, ये पॉइंट्स है, सबको पता है। लेकिन ये क्या है, जब पहले नहीं पता तो इसे डिफाइन करना होगा ना, तो ये डिफाइन ही कर रहे हैं। तो डिफाइन में क्या होती है, चूँकि अब आपको पता है डेफिनेशन, इसलिए आपको लग रहा है यार ये तो पता ही है। लेकिन ये उस समय सोचे, यूक्लिड साहब के समय में सोचे, जब किसी को इतना पता नहीं था, तब वो ये बात कह रहे थे। तो ये डेफिनेशन के लिए, अब तो आजकल हमको सबको पता है, इसलिए हमें आपको लग रहा है। तो इनके कारण क्या इन्होंने बताया कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, तो ये एंड्स हैं क्या है, लाइन्स होंगे, बिल्कुल सही है। फोर्थ क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। क्या कहने का मतलब हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो इस पर जो पॉइंट्स हैं वो इस पर क्या कहलाती है, अपनी इवनली लाई करती है, ठीक। यानी कि ये इस पर ही लाई करती है। एक्चुअली दरअसल लाइन क्या होता है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन ही होता है लाइन के डेफिनेशन, ठीक है। जैसे आप ये ऐसे बनाते चले जाइए, तो इन्हीं को कलेक्शन ही तो क्या है आपके, ये जब एकदम करीब करीब बहुत ज़्यादा बना दिए गए तो इन्हीं को क्या बना देते हैं, यही लाइन क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेट लाइन होगी उस पर क्या होंगे, इवनली सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये इनकी फोर्थ डेफिनेशन है। फिफ्थ क्या कह रहा है, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ। सरफेस क्या होता है, देखिए जैसे ये बोर्ड है, इसका ये पूरा पटल, ये सामने वाला, ये क्या है, ये सरफेस है। क्या कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। यानी कि इसकी क्या है, सिर्फ लेंथ है और ब्रेड्थ है, ठीक। इसकी कुछ हाइट नहीं मानी गई सरफेस की, ठीक। ये कहने का मतलब था कि सरफेस जो होगा उसकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स कह रहा है द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। ये सरफेस अभी हमने आपको बताया बोर्ड है, और इसकी एजेस यानी ये किनारी, तो ये क्या है, देखिए जरा, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। तो साइड से बात देखिए, ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई। भाई सरफेस कोई ऐसी चीज़ है तो इसकी जो एजेस हैं ये क्या है, ये लाइन्स ही तो है, लाइन्स ही तो सरफेस फॉर्म करते हैं। लाइन्स मिलकर ही आपके क्या बन जाते हैं, सरफेस बन जाते हैं। जब ये क्लोज्ड फिगर होता है तो क्वाड्रिलेटर कहलाता है। तो ये क्या है, इसी तरीके से ट्रायंगल, तो लाइन्स ही क्या करते हैं, सरफेस फॉर्म करते हैं। तो ये एजेस जो हैं ये क्या होंगी सरफेस की, ये आपकी लाइन्स होंगी। ये डेफिनेशन हो गई। अ प्लेन सरफेस इज़ अ सरफेस, कह रहा है कि एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, तो इस पर मैं अगर इससे लाइन खींच दूँ तो ये क्या होंगी, इवनली ही तो होंगी। जैसे ये मान लीजिए एक सरफेस है, तो ये देखिए, तो ये इस पर लाइन क्या है, इसी पे तो लाई कर रही हैं। बोर्ड का मान लीजिए इस पूरे का इतना हिस्सा मैं ले लूँ, सिर्फ छोटा सा हिस्सा। तो इन्होंने डिफाइन किया, ये डिफाइन किया कि ये जो प्लेन सरफेस है इस पर क्या होती है, लाइंस इवनली लाई करती हैं, ठीक। ये क्या थी, ये यूक्लिड साहब की डेफिनेशंस थी, ठीक है, जिसमें कुछ अनडिफाइंड टर्म थे। जैसे अब इसमें हमने तो अलग से डिफाइन करने लग जाए, पॉइंट अलग से डिफाइन करने लग जाए, है ना, तो ये होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें कंसिडर करके इन्होंने कुछ डेफिनेशन बताई। ये थे यूक्लिड के डेफिनेशंस। अब हम पढ़ेंगे जो थोड़ा सा मेन है, एक्सम्स और पोस्टुलेट। देखिए ये हमने लिख दिया यूक्लिड के 7 एक्सम्स। इन्होंने क्या बताया, अब इन्हें हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए ये एकदम हमने पहले ही बताया कि एक्सम क्या होते हैं, एप्लीकेबल टू जनरल वर्ड है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। और
पोस्टुलेट क्या होते हैं, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होते हैं। तो देखिए जो चीज़ लिखी इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जो आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए चूँकि पढ़ना है हमें। यूक्लिड के एग्जाम्स क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी मैंने जब शुरू किया तो आपको बताया है, कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ है जो किसी दो चीज़ें हैं, मान लीजिए ए है और बी है, और ये दोनों चीज़ें किसी चीज़ सी के इक्वल हैं, तब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जैसे अगर सुरेश की उम्र रमेश की उम्र के बराबर है और रमेश की जो उम्र है, या सुरेश की उम्र रमेश के बराबर है और राम की उम्र भी किसके बराबर है, रमेश के बराबर है, यानी कि सुरेश की भी रमेश के बराबर और राम की भी रमेश के बराबर, तो क्या सुरेश और राम की आपस में बराबर नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर सुरेश की रमेश के बराबर, रमेश की मान लीजिए 15 साल है तो सुरेश की 15 हो गई, और यहाँ से राम भी रमेश के बराबर है, राम की 15 हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही इनका पहला एग्जाम कहता है। दूसरा देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। क्या कहने का मतलब है कि अगर इक्वल, मान लीजिए इसके पास 2 रुपीज़ है ए के पास और बी के पास भी 2 रुपीज़ है, और इसमें कोई सेम क्वांटिटी ऐड कर दें, मान लीजिए इसको भी हम 5 दे दें और इसको भी 5 दे दें, तो इसका कितना हो गया टोटल 7, और इसका भी कितना हो गया 7। यही कह रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, यानी ये इक्वल टू इक्वल थे ए और बी के पास, और हमने इक्वल अमाउंट ऐड कर दिया, यानी 5 और 5, द होल्स आर इक्वल। तो ये 2 + 5 ये 7, और ये 2 + 5 ये 7 क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो उन पे अगर हम कोई सेम चीज़ ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्स आपके फिनिश। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम कह रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर आर इक्वल। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 लोग हैं, ए के पास 10 रुपीज़ है और बी के पास भी 10। क्या कह रहा है, इफ़ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। अब इस पे से भी हम घटा दें 3 रुपीज़ और इस पर भी क्या कर दे 3 रुपीज़। इफ़ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ये इक्वल थे, इससे इक्वल ही सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आर सेम। जनरल वर्ड सिनेरियो सबको पता है कि अगर 2 लोगों के पास आपस में कोई सेम चीज़ है और उसमें से कोई सेम चीज़ ही घटा दे, दोनों में से, दोनों के पास 10-10 थे, हमें दोनों से 3-3 घटा दिए, तो दोनों से बचेंगे कितने, 7-7, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्लियर। फोर्थ देखिए, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर। इसको ज़रा समझिएगा। जैसे थिंग्स विच कॉन्साइड, मान लीजिए ये है, कॉन्साइड का मतलब होता है दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ठीक है, एक दूसरे को ढक लें। और एक सर्कल में और कोई बता दूं आपको, मान लीजिए ये रेडियस 3 का सर्कल है या 2 का सर्कल है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल है, और मैं एक दूसरा सर्कल बना दूं, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा मान लीजिए, तो क्या ये इसको पूरा कॉन्साइड कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि वहाँ भी 3 क्या होगा, यहाँ से होगा, तो ये पूरी सर्कल क्या होगी हमारी, ये कुछ सर्कल ऐसे ही तो जाएगा। यानी कि अगर इसके ऊपर इसको रखूँ या इसके ऊपर इसको रखूँ, तो चूंकि ये सेम है तो क्या होगा, एक दूसरे को कवर कर जाएंगे। यही बात कह रहा है कि थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन एंड अदर, यानी कि अगर ये इसको ढक ले तो वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। अगर मैं कोई बुक बना दूँ इस लेंथ की, ठीक है, अभी तो मेरे पास ये एक ही बुक है, मान लीजिए ये भी एक बुक है, कोई मान लीजिए साइंस की बुक है, ठीक है। विच कॉन्साइड विथ वन अनदर, कॉन्साइड का मतलब है कि ये इसको पूरा ढक ले, तो इस बुक ने इसको पूरे ढक लिया, तो क्या ये दोनों बुक आपस में इक्वल हैं? इक्वल का मतलब है कि इसके डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेड्थ ये सब क्या है, इसके इक्वल हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, थिंग्स जो कॉन्साइड करती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। इक्वल का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके डायमेंशंस इक्वल हो, क्योंकि डायमेंशन इक्वल होंगे तभी वो कॉन्साइड करेंगे। क्लियर, ये था यूक्लिड साहब का 4th एग्जाम। 5th एग्जाम देखिए क्या है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। सबको पता है, जैसे ये पूरा बोर्ड एक होल है और मैं इसका एक इतना पार्ट ले लूँ, तो क्या ये पार्ट से ये होल हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा? या इसे ले लीजिए, ये कोई एक होल थिंग है और इसका पार्ट कोई आप कर लीजिए, मान लीजिए मैंने ये पार्ट ले लिया, इतना पार्ट,
तो कह रहा है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, तो ये पूरा होल है, तो ये इस पार्ट से क्या है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। ठीक, ये इनका 5th एग्जाम था। 6th एग्जाम क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम आर इक्वल। डबल जैसे थिंग्स, वही बात करते हैं ए बी की। मान लीजिए इनके पास 10 है और इनके पास भी 10 है, और क्या कह रहा है, डबल थिंग्स विच आर सॉरी डबल ऑफ द सेम थिंग। तो इसका डबल करिए आप इंटू 2 और इसका भी डबल करिए इंटू 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा 20, इसका भी रिजल्ट 20। ठीक, यानी क्या है, अगर कोई चीज़ें सेम है तो उनका हम डबल करते हैं तो वो क्या आ जाएंगी, जो वैल्यू आएगी वो भी आपस में क्या होगी, सेम ही होगी। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, लास्ट एग्जाम कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम आर इक्वल। जैसे ए के पास 10, बी के पास भी 10, तो इसका हाफ हाफ करिए, इसका भी हाफ करिए, तो क्या होगा 5 = 5। यानी कि अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये था इनका लास्ट एग्जाम। ठीक है, हमने 7 एग्जाम पढ़े, जिसमें क्या कह रहा है, पहला एग्जाम आपका ये कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। दूसरा एग्जाम कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट विल बी इक्वल। तीसरा कहता है इफ़ सेम थिंग इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम थिंग्स सेम वैल्यूज देन द रिमाइंडर विल बी इक्वल। ये 3rd एग्जाम था। 4th कह रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल। ठीक, 5th कहता है आपका कि 2 हाफ्स द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, अभी समझाया आपको। और 6th क्या कह रहा था, 6th कह रहा था थिंग्स विच आर डबल टू द सेम आर इक्वल। और 7th कहता है थिंग्स विच आर इक्वल देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। ये क्या थे, ये यूक्लिड के एग्जाम्स थे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स, कि ये है यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट। ठीक है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक लिखते जाएंगे और एक एक समझते जाएंगे। इनका पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, इन्होंने कहा कि एक पोस्टुलेट इनका क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, जाहिर सी बात है, आपको पता है। ये इनका क्या है, पहला पोस्टुलेट है। इसी पोस्टुलेट को अगर आज के डेट में कहें या इसका सब पोस्टुलेट आप कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि आज के सिनेरियो में, ये तो इन्होंने बात कही थी उस समय में, अब किस सिनेरियो में चल रहा वो यही चल रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होकर क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बना सकते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए, अगर ये आप बुक की बात करें तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 2 पॉइंट्स ही तो हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका क्या है, एंड पॉइंट है ना। तो 2 यूनिक पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से ये अलग पॉइंट हुआ, ये अलग पॉइंट हुआ। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास हो सकती हैं। ठीक है, अब इससे कोई 2 लाइन नहीं पास हो सकती कि अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ आ रही हो कि एक ये लाइन पास कर दें, एक ये लाइन पास कर देना, तो ये लाइन इस पॉइंट से तो पास करेगी ए से। ठीक है, यानी मान ली लाइन एल और ये लाइन एम, तो ये लाइन एल इस पॉइंट से तो पास कर रही है, लेकिन ये इससे नहीं पास करेगी। अब अगर किसी के दिमाग में खुराफात ये भी आ रही हो, समझ लीजिए कि अगर ऐसे करके ये लाइन ऐसे ले जाएं और ऐसे लेके चले जाएं, तब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह गई, यहाँ पे इसका इंक्लाइनेशन आ गया। ठीक है, ये इंक्लाइंड हो गई लाइन ना, यहाँ पे एक ने एंगल बना लिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगी। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है, कह रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, ये कोई लाइन है। ठीक, मान लीजिए इसको हम पॉइंट नाम दे दें ए और बी, तो हमें पता है कि अ लाइन कैन बी क्या है, इंक्रीज इनडेफिनेटली इन बोथ साइड। आप इसे क्या कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, यही इनका सेकेंड पोस्टुलेट था कि अ टर्मिनेटेड लाइन, अगर कोई लाइन टर्मिनेट कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई कहीं से, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, उसे कहीं भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये क्या वैसे भी क्या बताया मैंने कि एजम्पशंस ही हैं। ठीक तो ये इनका सेकेंड पोस्टुलेट था। ठीक, देखिए ये है यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट। क्या कह रहा है इसका स्टेटमेंट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एकदम सही बात है। आप कंपास लीजिए, कंपास के पॉइंट को आप यहाँ पे क्या करिए, फिक्स करिए, कितना भी आप ओपन करिए। मान लीजिए आपका कंपास है और ये आपकी क्या है, पेंसिल है। ठीक है, ये कंपास है, ये पेंसिल है मान लीजिए। अब आप इसको उठाइए, यहाँ पे रखिए और क्या करिए, एक सर्कल बना दीजिए।
या आप यहाँ पे रख के क्या करिए, यहाँ पे भी सर्कल आप बना सकते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इनका क्या है कि कोई भी सर्कल आप किसी भी रेडियस से और किसी भी सेंटर से बना सकते हैं। सेंटर क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से सर्कल की बाउंड्रीज की क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक। यानी कि यहाँ से ये इक्वल भी, ये इक्वल भी, ये इक्वल, ये इक्वल, ठीक है। तो कंपास के आप लोग को क्या है, किसी भी पॉइंट पर रख कर और कितनी भी रेडियस लेकर के, ये दूरी क्या है, आप कम या ज़्यादा लेकर आप इतना बड़ा सर्कल भी बना सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पूरा लेके पूरे बोर्ड पे बना सकते हैं, ठीक है। तो यही बात इन्होंने कही कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रेडियस एंड एनी सर्कल एंड एनी सेंटर। ये देखिए, ये यूक्लिड का फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। राइट एंगल क्या होता है हमारा, एंगल विच हैज़ इक्वल टू 90 डिग्री, वो क्या कहलाता है, राइट एंगल होता है। अब कह रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन, यानी क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल 90s आर इक्वल टू वन एंड अदर। ऑब्वियस सी बात है कि राइट एंगल क्या होंगे, सारे आपस में 90 डिग्री के होंगे, तो वो सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अब ज़रूरी नहीं है ऐसे भी 90 डिग्री बन सकता है, ठीक है, कहीं पे भी बन सकता है, वो यूँ भी बन सकता है, ठीक। जो लाइनें आपस में एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये यहाँ पे भी 90 बन सकता है। तो क्या कह रहा है कि ऑल 90s आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक। ये इनका फोर्थ पोस्टुलेट। देखिए अब ये हमारा यूक्लिड का लास्ट पोस्टुलेट है, फिफ्थ पोस्टुलेट, जो आपके पढ़ना है, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको समझना होगा, ठीक। इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि इन बाकी पोस्टुलेट सब आसान थे, उसमें कुछ बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस पोस्टुलेट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि है कुछ नहीं, इतने लंबे पे मत जाइए, इसमें बहुत छोटी सी बात लिखी गई है, लेकिन थोड़ा सा, एक तो बोर्ड छोटा है तो आप, और मैंने छोड़ के लिखा है इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत लंबा है क्या, लेकिन इसको आप इस टाइम समझिए, थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए कह रहा है, देखिए राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री की इक्वल होता है, ये आपको पता है, ठीक, अभी बताया है। अब देखिए इस पोस्टुलेट को समझते हैं। कह रहा है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, पहले इतना समझिए, और देखिए इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कहाँ फॉल कर रही है, फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ये किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रही है, फॉल कर रही है, ठीक है, गिर रही है। मान लीजिए लेट्स फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं कह देता हूँ x, इसको y और इसको z। मान लीजिए हमारे पास ये तीन स्ट्रेट लाइन है, जिसमें से x और y स्ट्रेट लाइन है, जिस पर कोई z स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, फॉल कर रही है। अब कह रहा है मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। तो हम पहले इंटीरियर एंगल समझ लेते हैं। अगर ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई चीज़ फॉल करती है, कोई स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, ठीक। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल है, जिसमें ये कहलाएंगे आपके, ये इस साइड के लेफ्ट हैंड साइड के, ये राइट हैंड साइड के, ठीक है, और इनका ठीक, ये कहलाते हैं हमारे इंटीरियर एंगल, ठीक। अब अपने इस पे आते हैं, हम अपने पोस्टुलेट पे आते हैं। कह रहा है कि इफ़ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। देखिए राइट एंगल्स और यहाँ पे टू राइट एंगल्स का क्या मतलब है, एक राइट एंगल 90 डिग्री और दूसरा राइट एंगल 90 डिग्री, और क्या कह रहा है, टेकन टुगेदर, यानी कि 180, ठीक है, एक साथ दो 90 डिग्री को एक साथ लेने का मतलब क्या हुआ, 180। इस लाइन को ये चाहता तो ऐसे भी लिख देता कि साइम साइड ऑफ इट इज लेस देन 180 डिग्री, लेकिन नहीं, इन्होंने लिखा है टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। तो टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री। अब फिर इस पे आइए, देखिए वापस लौटिए। कह रहा है कि इफ़ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस पे गिर रही है, और इज द मेक्स द सेम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर आर लेस देन, यानी कि इसके उस साइड के एंगल जिनको हमने एक साथ लेने पर वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 180। यानी कि मान लीजिए हम इसमें इस वाले केस में मान लेते हैं कि ये एंगल 1 और एंगल 2, अगर ये कह रहा है कि यानी कि 1 + 2 लेस देन कितने हों, 180 डिग्री हो, ठीक। अभी यहीं तक है स्टेटमेंट में। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meets on the side on which the sum of angles are less than two right angles। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो जिस तरफ के इंटीरियर एंगल का सम टू राइट एंगल यानी कि 180 से कम होगा, अगर हम उन्हें कहीं बढ़ाते हैं इंडेफिनेटली, ठीक है, तो वो कहीं जाकर क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। यही इनका फिफ्थ पोस्टुलेट है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है,
तो उस केस में इंटीरियर एंगल्स का वो पेयर हमारे पास दो हैं, एक ये पेयर है, ये पेयर हमारा कहलाएगा, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, ABCD दे दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी दे दीजिए। एक पेयर हमारा 3 और 4 है और एक पेयर है 1 और 2। तो ऐसा पेयर इंटीरियर एंगल का जिसका सम 180 से कम अगर होता है, तो उस तरफ अगर वो लाइनें आपस में बढ़ाई जाएंगी तो वो कहीं जाकर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। इसको थोड़ा सा आप, ये तो ये हो गया इनका पोस्टुलेट, ठीक है। अब इसी को ज़रा मैं सपोर्टिंग समझाना चाहता हूँ। देखिए आप जनरली समझिए, 180 डिग्री क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री, ठीक है, ये हमने मिला दिया। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है और वो कहीं पे जाकर नहीं मिलती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन में हमने पढ़ा है कि उनको अगर इंडेफिनेटली कहीं बढ़ाया जाए तो वो क्या करती हैं, मीट कर जाती हैं, ठीक है। अब ज़रा रेल की पटरियाँ कंसीडर करिए या इसे कंसीडर करिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो इसको आप कितना भी बढ़ाते चले जाइए, इस लाइन को इंडेफिनेटली, ठीक है, और इस लाइन को भी इंडेफिनेटली बढ़ाते चले जाइए, क्या ये कहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। रेल की पटरियाँ कहीं आपस में मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो पैरेलल लाइन्स हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंक्लाइनेशन में दे दूँ, सपोज़ करिए इसको मैं ऐसे कर दूँ और इस लाइन को, इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूँ, हल्का सा तिरछा कर दूँ, तो ये डेफिनेटली कहीं जाकर आगे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी कि जो पेयर 180 से कम होगा, ये आपका एक तरीके से 180, ये 180 है, तो जिस तरफ का इंटीरियर एंगल 180 से कम होगा उनका सम, वो क्या होंगी, कहीं पे जाके इंडेफिनेटली में मिल जाएंगे, ठीक है। इनके स्टेटमेंट में तो सिर्फ इतना था, इसे समझाने के लिए बताया। पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग यही है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, देन the side where the sum of interior angles are less than 180 degree will meet at indefinitely, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री का, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्स पढ़ा, पोस्टुलेट पढ़ा, डेफिनेशन समझी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।